हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर वीडियो से। और आज के इस वीडियो में 6 जून 2023 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, आप वहीं से इसको डाउनलोड कर लिया करिए डेली के डेली। और वैसे आपको बता दूं कि मई मंथ की जो मंथली मैगजीन है करंट अफेयर की, वो अपलोड हो चुकी है। जो आप पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन लेते हो उसमें, तो आप वहां पर एनरोल करके मई मंथ की जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक ये बात नहीं पता थी, आप लोग जाइए, आप लोगों ने अगर पहले से सब्सक्रिप्शन उसका लिया हुआ है तो आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। फिर मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि जब से जम्मू कश्मीर यूटी बना है, तो एज एन यूटी जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। आप में से कई सारे स्टूडेंट ने, मैंने देखा कमेंट सेक्शन में, कि आंसर किया है सत्यपाल मलिक, जबकि सत्यपाल मलिक सही आंसर नहीं है। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर थे। बात आ रही है समझ? और इन्होंने कार्यभार 2018 में संभाला था। 2018 से 19 तक ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, राज्यपाल। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है 5 अगस्त 2019 को। और क्योंकि यूटी बन गया है, तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रावधान है। और तब से गिरीश चंद्र मुर्मू पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में यहाँ का पदभार संभाला था। उसके बाद इस टाइम पर मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। और गिरीश चंद्र मुर्मू इस टाइम पर भारत के सीएजी भी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी के लिए आर्टिकल 148 में प्रावधान है। और सीएजी का कार्यकाल 6 साल का होता है और रिटायरमेंट एज 65 वर्ष होती है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की पहली ही न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर हब बनने जा रहा है बहुत ही जल्द? और आने वाले टाइम में ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जिसकी मदद से केवल जम्मू कश्मीर के ही डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं, इवन आसपास के राज्यों में भी बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो ये है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लगातार पावर हब्स बनाए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा ये डिस्ट्रिक्ट, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट नाम ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के कई बार आपसे फोक डांस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ के इंपॉर्टेंट फोक डांस है, एक यहाँ पर दंडी नाच चलता है, क्या बोलते हैं? दंडी। यहाँ पर राउफ भी चलता है। एक हैकत यहाँ पर चलता है, क्या बोलते हैं? हैकत। एक यहाँ पर दमाली चलता है, ठीक है। एक यहाँ पर कूद नाच चलता है, कूद। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सूडान में चल रहे मिशन को, जो पॉलिटिकल मिशन है यूएन का सूडान के अंदर, इसको कितने महीनों तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है? तो यूएन का कहना है कि इसको अगले 6 महीने तक और बढ़ा दिया जाए। देखिए, पूरा मुद्दा क्या है कि सूडान एक प्रॉपरली गवर्नमेंट रन करने वाला देश था, लेकिन सूडान में सरकार थी उमार अल बसर की। किसकी? उमार अल बसर की। जब उमार अल बसर की सरकार अभी कुछ टाइम पहले गिर गई, तो यहाँ पर कई सारे ग्रुप्स ने विद्रोह कर दिया गद्दी के लिए, और वो सब आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से वायलेंस होने लगा। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वहां पर लोगों के वायलेट होने लगे। एक आम आदमी के लिए जीवन गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में इकोनॉमी जो है वो भी धड़ाम से आकर जमीन पे गिरी सूडान की। इन सारी चीजों को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक बुलाई गई, और तब से यूएन यहाँ पर पॉलिटिकल मिशन चला रहा है। इसका मेन मकसद ये है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कई सारे देशों को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, सबसे बड़ी सुपर पावर्स हैं, और भी ऐसे छोटे कंट्रीज जो कि उभरते हुए स्टार हैं, उन सभी को यहाँ पर बिठाकर इस कमेटी का मेन उद्देश्य ये है कि सूडान के अंदर एक बार फिर से पीसफुली गवर्नमेंट रन कराई जाए। तो ये है मेन उद्देश्य। और इसको अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड करने की मंजूरी दे दी गई है। इसको रन किया जाएगा 3 दिसंबर 2023 तक। और ये भी कोई श्योर नहीं है कि तभी बंद कर दिया जाए। कंडीशन डिसाइड करेंगी। जब तक यहाँ पर पीसफुल गवर्नमेंट नहीं आ जाती है, तब तक यूनाइटेड नेशंस अपने हाथ में ही कंट्रोल रखेगा। और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट कौन है? ये है एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस। इनका नाम आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इवन यूनाइटेड नेशंस के जितने भी बड़े पद हैं, उन पे काबिज जितने भी व्यक्ति हैं, उनका आप नाम मत भूलिए। जैसे कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था।
तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। पंजाब पुलिस के द्वारा एक अभी हाल ही में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। पूरे राज्य में ये ऑपरेशन चलाया गया था और ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जो कि ड्रग्स को स्मगल कर रहे हैं कॉमर्शियल लेवल पर। तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन क्लीन। क्या नाम है? ऑपरेशन क्लीन। और पंजाब के जो डीजी हैं, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनका नाम है गौरव यादव। गौरव यादव के द्वारा यह पर्टिकुलर ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने 650 पुलिस टीमें बनाई हैं और जिसमें 5500 पुलिस पर्सनल्स लगाए गए हैं। मतलब कहने का हर एक टीम में करीब करीब 8 लोग शामिल किए गए हैं। 650 पंजाब पुलिस की टीमों ने पंजाब राज्य के अंदर जगह जगह पर छापेमारी करी है और इससे इन्होंने करीब 1 किलो 800 ग्राम हेरोइन प्राप्त करी है। 1 किलो ओपियम इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। इसके अलावा 82 किलो मतलब पॉपी हस्क 82 किलो पाया गया है। पॉपी हस्क का मतलब गांजा, जो कि अपने आप में लगभग 1 कुंटल के बराबर हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा स्मगल्ड ड्रग मनी भी पकड़ी गई है और भी कई सारे हथियार भी पकड़े गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी पकड़े गए हैं। तो अपने आप में ये ऑपरेशन सफल है, ऑपरेशन क्लीन, जिसको पंजाब पुलिस के द्वारा अभी हाल ही में चलाया गया है। और पंजाब में भगवंत मान है मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है। पहली बार यहाँ पर अकाली दल को छोड़ के किसी की सरकार आई है, वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। और यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अभी हाल ही में ये कौन है जिनके द्वारा गुजरात के वडोदरा में 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है? ये है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। और वडोदरा के अंदर ये जो 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, तो इसमें जो पहला है ये 17 करोड़ की मदद से बना है और ये प्रोजेक्ट है वडोदरा के अंदर NH 48 में 1 किलोमीटर का बनाया गया है हाईवे। एक तरीके से फ्लाई ओवर काइंड ऑफ आप बोल सकते हो इसे। और जो दूसरा है ये अहमदाबाद से वडोदरा तक बनाया गया है और ये भी NH 48 पर ही है और इसको बनाने के लिए 27 करोड़ रुपए की लागत आई है, बाकी सारा मेंटेनेंस। और गुजरात में इस टाइम पे भूपेंद्र पटेल है मुख्यमंत्री। गवर्नर है यहाँ पर आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। ये कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी का टैग दिया जाएगा जून 2024 तक? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट सिटी का टैग प्राप्त कर लेगा जून 2024 तक। और ये योजना कौन सी है? इस योजना का नाम है श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और श्रीनगर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं इस टाइम पे ये अतर आमिर हैं। एक तरीके से श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ भी बनाए गए हैं अतर आमिर। तो अतर आमिर ने अभी यहाँ पर जानकारी दी है कि टोटल 125 प्रोजेक्ट श्रीनगर के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स के लिए 320 करोड़ की मंजूरी दी गई है। और इन पैसों की मदद से श्रीनगर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जाएगा, जैसे कि झेलम वाटर फ्रंट डेवलपमेंट बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा अगर आप अहमदाबाद गए हैं तो वहां पर साबरमती रिवर फ्रंट बना हुआ है। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बनाया है। तो होता क्या है, ये जो रिवर फ्रंट होते हैं इनका मतलब समझो क्या है। जैसे नदी बह रही है, अब ये नदी के किनारे पर क्या होता है, एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें घास होती है और स्ट्रीट लाइट्स होती है, लैंप्स होते हैं, बैठने के लिए जगह होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए कई सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर पर्यटन तो आते ही आते हैं, इवन शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी उनके लिए एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक जगह होती है। और ये एक ऐसी जगह होती है जो कि नेचर से भी जुड़ी होती है और यहाँ पर कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। जाहिर सी बात है जब लोग यहाँ पर जाएंगे तो स्ट्रीट वेंडर्स भी यहाँ पर होंगे, जैसे कि कोई मैगी पॉइंट है या फिर मान लीजिए कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का उभरता हुआ स्ट्रक्चर है जिसको रिवर फ्रंट बोला जाता है। इसके अलावा ग्रीन श्रीनगर अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अर्बन मोबिलिटी, स्ट्रीट मोबिलिटी, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। तो श्रीनगर मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए जून 2024 तक स्मार्ट सिटी बन जाएगा। ये कौन सी कंपनी है जो कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को खरीद रही है? और इसका जो अभी रिकॉग्निशन है, एक तरीके से इसका अनाउंसमेंट है, ये एडाई के द्वारा कर दिया गया है। एडाई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूरे भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को मॉनिटर और कंट्रोल यही संस्था करती है, एडाई। तो एडाई ने अभी हाल ही में ये साफ कर दिया है कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, सहारा जो कि एक डूबती हुई कंपनी है, इसको एक्वायर करने जा रहा है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। और सहारा में ऐसे लोग जिनकी पॉलिसी थी
तो टोटल 2 लाख ऐसे लोग होंगे जिनकी पॉलिसी को रिकवर करके एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस देगी। तो ये अपने आप में खुशी है उन लोगों के लिए जिन्हें लग रहा था कि सहारा में उन्होंने पॉलिसी खोली थी, उनका पैसा डूब गया है। तो अब एसबीआई की तरफ से उनका पैसा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, एसबीआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भी कई सारे इफेक्टिव वे निकाल रही है कि सहारा का जो पुराना डेटा है उसको कैप्चर किया जाए और उसको फैच करके जितने ज्यादा से ज्यादा उसके कस्टमर हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2001 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन कौन है? ये है एम के शर्मा, महेश कुमार शर्मा। ये कौन सी कंपनी है जिसने भारत का पहला मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड लॉन्च किया है और इसका नाम है कार्ड प्लस प्लस? तो ये है कार्बन कार्ड कंपनी। अब ये जो कार्बन कार्ड कंपनी ने कार्ड लॉन्च किया है इसका मतलब क्या है? ये एक तरीके से बी टू बी कार्ड है। बी टू बी का मतलब बिजनेस टू बिजनेस कार्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपने एक व्यापार खोला। मैं मान लेता हूं कि आपने एक कपड़े का व्यापार खोला और आप अपना एक शोरूम खोल रहे हो। ठीक है। अब इस शोरूम में आप शेरवानी बेच रहे हो और भी मान लीजिए आप कल्चरल जितने भी परिधान हैं, मान लीजिए फीमेल कैंडिडेट्स के आप कई सारे होते हैं जैसे लहंगा वगैरह आप बेच रहे हो। ठीक है। तो ये तो आप पर्टिकुलर एक रेडीमेड आइटम बेच रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं से इनसे माल तो लोगे ना। आप मान लो मैन्युफैक्चरर हो, आप खुद बनवा रहे हो, लेकिन रॉ मटेरियल तो कहीं से लोगे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आपको बेचने वाला है ये भी व्यापार कर रहा है। तो आप दोनों के बीच में जो व्यापार हो रहा है ये बी टू बी बिजनेस है। अब आप आगे जिसको बेचोगे ये बी टू सी हो जाएगा, मतलब आप कस्टमर को बेचोगे तो कस्टमर का मतलब सी। तो दरअसल ये जो कार्ड है ये बी टू बी चेन के अंदर पेमेंट करने के लिए लॉन्च किया है कार्बन कार्ड ने। और इस कार्ड की मदद से आपको 1% तक का कैशबैक भी मिलता है। तो अपने आप में बिजनेस के अंदर इस तरीके का कार्ड नहीं लॉन्च किया गया था। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको अपग्रेडेशन की सुविधा भी दी जा रही है। अगर आपकी अकाउंट की क्रेडिबिलिटी बेहतर है तो आपको क्रेडिट टर्म भी दिए जाएंगे, मतलब कहने का कि आप लोन भी ले सकते हो पैसा इस कार्ड के आधार पर। कार्बन कार्ड कंपनी बहुत पुरानी नहीं है। इसकी स्थापना 2019 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके सीईओ हैं प्यू फू हुश। यहां पर मैं लिख देता हूं पी फू हिश। ठीक है। टाटा ग्रुप ने अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और इस राज्य के अंदर टाटा ग्रुप लिथियम आयन सेल बनाने वाली जो लिथियम आयन सेल से बनी हुई जो बैटरी है उनको बनाने की फैक्ट्री डालने जा रहा है। और इसके लिए टाटा इस राज्य के अंदर 13,000 करोड़ की धनराशि निवेश करने जा रहा है। टाटा ने गुजरात सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है। गुजरात के अंदर एक नई फैक्ट्री डालने जा रहा है टाटा और इस फैक्ट्री में लिथियम आयन सेल बैटरी बनाई जाएंगी। देखिए अभी तक भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चर तो हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लिथियम आयन बैटरी नहीं बना पा रहे हैं। बैटरी हमें कई सारे दूसरे देशों से लेनी पड़ रही है, जैसे कि जापान से लेनी पड़ रही है, अमेरिका से लेनी पड़ रही है, साउथ कोरिया से लेनी पड़ रही है। ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का कहना है कि हमें हर एक चीज पूरे तरीके से इंडिजिनियसली डेवलप करनी है, भारत के अंदर ही हमें बनानी है हर एक चीज। तो अब जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा कि लिथियम बैटरीज हम लोग अपने देश के ही अंदर बनाएंगे, तो पूरे तरीके से ईवीज हमारे देश के ही अंदर बनेंगे। इससे एक और खास बात होगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं आने वाले समय में इनके जो दाम है वो भी थोड़े से कम देखने को मिल सकते हैं। टाटा का ये जो फैक्ट्री प्लांट होगा इसमें 20 गीगावाट की क्षमता वाली बैटरी प्लांट स्थापित करी जाएगी। अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है जनार्दन प्रसाद। अब ये होंगे नए डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इन्होंने एस राजू को सक्सीड किया है। ये अभी हाल ही में रिटायर हो गए हैं अप्रैल 2022 में। तब से ये पोस्ट वैकेंट थी और इंटर्म चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत थे और अब जाकर ये परमानेंट हो गए हैं जनार्दन प्रसाद। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1891 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता और कोल इंडिया लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर कोलकाता है। इसके अलावा यूको बैंक का हेडक्वार्टर भी कोलकाता है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है आमिर रजा हुसैन। हो सकता है आपने इन्हें ना देखा हो या गौर ना किया हो स्क्रीन पे। आपको बता दूं अभी 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक थिएटर आर्टिस्ट थे, अभिनेता थे। और केवल अभिनेता ही नहीं, ये डायरेक्टर भी थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। आपको जानकर अचंभा होगा, शायद आपने ध्यान ना दिया हो स्क्रीन पे, RRR और बाहुबली दोनों में ये काम कर चुके हैं। और अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 91 प्रोडक्शंस
ये दे चुके हैं अपने कार्यकाल में। 1100 से ज्यादा थिएटर इन्होंने किए हैं। इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम आमिर रजा हुसैन, जिनका निधन हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी कंपनी के साथ अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है, और इस कंपनी की मदद से महाराष्ट्र के अंदर पुणे में 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब 40,000 जॉब्स क्रिएट करेगी ये कंपनी महाराष्ट्र के अंदर। और ये पुणे में इन्वेस्ट कर रही है कंपनी 5,000 करोड़। ये कंपनी है बजाज फिनसर्व। और आने वाले टाइम में महाराष्ट्र के अंदर पुणे जो है, पुणे वित्त क्षेत्र में उभरता हुआ सितारा एक शहर है, आप बोल सकते हो। मतलब कहने का कि आने वाले समय में पुणे एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल बन जाएगा महाराष्ट्र की। और फाइनेंस कंपनीज लगातार पुणे के अंदर ही अपना सेटअप सारा कर रही है। तो ये है बजाज फिनसर्व। ये अपना पूरा हब यहीं पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं पुणे के अंदर, जिससे कि 40,000 रोजगार मिलेंगे लोगों को, पूरे भारत भर के लोगों को। बजाज फिनसर्व की स्थापना 2007 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे। और इसके सीईओ कौन है? ये हैं संजीव बजाज। संजीव बजाज। और ये जो पैक्ट है, ये पैक्ट खुद महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा साइन किया गया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्माइल एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है सचिन तेंदुलकर, स्माइल एम्बेसडर बनाए गए हैं। और महाराष्ट्र के अंदर जो ओरल हेल्थ है उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। ये जो आपको पिक्चर में खिलाड़ी दिख रहे हैं, इनका नाम है अभिनव शाह। और इनके साथ में है गौतमी भनोत। इन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में भारत के लिए दूसरा गोल्ड जीता है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में। तो इन्होंने कौन से इवेंट में गोल्ड जीता है? इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए गोल्ड जीता है। देखिए, इस बार का जो 2023 का इवेंट चल रहा है आईएसएसएफ का, इसमें अभी तक भारत 2 गोल्ड जीत चुका है। तो पहला गोल्ड तो ये आप मान लो। इसके अलावा दूसरा गोल्ड जो है, ये विमेन्स कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में। इनका नाम है सैन्यम। क्या नाम है? सैन्यम। इन्होंने जीता है। इसके अलावा भारत की तरफ से एक सिल्वर भी जीता गया है अभी तक, और एक ब्रोंज मेडल भी जीता गया है। तो टोटल अभी तक भारत ने आईएसएसएफ 2023 में 4 मेडल अपने नाम किए हैं, 2 गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रोंज। और इस बार का ये जो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप है, कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये जर्मनी में हो रहा है। और जर्मनी में कहां पर? जगह का नाम है सुहेल, SUHL। अंतरराष्ट्रीय दिवस इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन के लिए कौन से दिन मनाया जाता है हर वर्ष? यह दिवस 4 जून को मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि बच्चे कई बार अनदेखा कर देने पर शिकार हो जाते हैं आक्रामकता का। कहीं ना कहीं एग्रेशन के साथ अगर बच्चों से डील करो तो उनके मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो लोगों में अवेयरनेस हो, पेरेंट्स में अवेयरनेस हो, इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1982 में। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पर आप मेरा लाइव बैच एनरोल कर सकते हो 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए, फिर चाहे वो अगले महीने जुलाई में सीजल का ही एग्जाम क्यों ना हो। ये मेरा लाइव रनिंग बैच है। इस बैच में लाइव प्लस बीओडी क्लासेस हैं। जैसे ही आप इस पे एनरोल करते हो तो एक ही बार में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डेड एंड थ्योरी क्लासेस मिल जाती हैं। साथ में वन लाइनर के फॉर्म में मैं आपकी लाइव क्लासेस भी यहाँ पर करा रहा हूँ। इसके अलावा हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच, पॉलिटी का सिर्फ रिकॉर्डेड बैच, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं एग्जाम इंजन में बहुत ही कम फीस पे। और आपको बताऊं, स्टैटिक जीके की अगर आपने मैगजीन अभी तक नहीं डाउनलोड करी है तो वो भी आप एग्जाम इंजन से ले सकते हो। मैंने अपलोड करा दी थी। और उसके साथ मैंने आपको 6 फ्री क्लासेस भी दी हैं। तो एग्जाम इंजन पे जाके स्टैटिक जीके 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए, जिसमें मैंने 40 से ज्यादा टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो उससे बेहतर आपको मैगजीन इस टाइम पर मिलने नहीं वाली है। ये मेरा दावा है आपसे। तो आप लोग जाके उसे जरूर ले लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम आ जाए और आपके हाथ से यहीं से बनते हुए क्वेश्चन निकल जाए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।